कुछ लोग थे कि वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। नमस्कार, मैं अविनाश भारती साहित्यिकी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी साहित्य साधना से संपूर्ण हिंदी साहित्य के विस्तृत फलक पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। साथ ही एक प्रखर पत्रकार के रूप में, कुशल संपादक के रूप में, चिंतक के रूप में और स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी के रूप में भी अपनी विशेष पहचान रखते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की। रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को मुजफ्फरपुर जिले के छोटे से कस्बे बेनी में हुआ था। यही बेनीपुर जो उनके नाम के साथ तखल्लुस के रूप में जुड़ा हुआ नजर आता है। रामवृक्ष बेनीपुरी खास करके राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन और मानवता को लक्ष्य करके साहित्य सृजना करने वाले रचनाकारों में से हैं। आज हम विशेष करके उनके साहित्य में निहित राष्ट्रीय चेतना और ग्रामीण भावबोध की बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विषय के 2 अध्येता मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराया जाए। सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर राजेंद्र शाह जी का, जो हमारे बीच जीडी कॉलेज बेगूसराय से आए हैं। आपकी कई कृतियां हैं और उन्हें सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत रूप से भी आप कई सम्मानों से अलंकृत हैं। खास बात यह है कि आपने रामवृक्ष बेनीपुरी के साहित्य पर अपना शोध कार्य संपन्न किया है। हम आपका पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अजय कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन। आपकी पीएचडी पटना विश्वविद्यालय से हुई है। आप निरंतर आलोचना कर्म में भी सक्रिय हैं। आपकी एक कृति है, आपको भी कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर विषय की बात करें, जो परिचर्चा का विषय है यह है कि ग्राम्य भावबोध और राष्ट्रीय चेतना के सजग प्रहरी रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी ऐसे इकलौते साहित्यकार तो न कहें, गिने चुने कुछ साहित्यकार हैं जो गद्य की विभिन्न विधाओं में लेखनी करने वाले साहित्यकार हैं। जैसे विधा में देखें कि उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, निबंध है, वगैरह वगैरह। सब में कुछ चीज कॉमन है, जैसे में ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण, साथ ही राष्ट्रीय भावबोध की रचनाएं भी इनकी हैं। ये ग्रामीण परिवेश के रहने वाले रचनाकार हैं। जाहिर सी बात है कि ग्रामीण जो बातें हैं, जो वहाँ प्रतीक कहें, बिंब कहें, सभी का प्रयोग हुआ है। खास करके ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें भी इनकी सहभागिता रही है। अगस्त आंदोलन के दौरान ये 8 साल तक जेल भी गए। जेल में रहते हुए भी इन्होंने 2 उपन्यास भी लिखे हैं। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर राजेंद्र शाह जी से कि कुछ रचनाएं जो आपके जेहन में हो, जिसमें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावबोध परिलक्षित होते हों, आप उन रचनाओं के आधार पर इनकी राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट करें। स्वागत है। धन्यवाद विनाश जी। प्रश्न अच्छा है। राष्ट्रीयता क्या है? सबसे पहले तो एक पंक्ति में इसको जानने की भी जरूरत है कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति, देखिए राष्ट्रीयता वस्तुतः युग की आवाज है। परिस्थिति बस साहित्य का सृजन होता है और मनुष्य या कोई भी व्यक्ति हो की जो दृष्टि है, उसकी जो सोच है, उसका जो जीवन है या उसकी जो समस्त क्रियाशीलता है, अगर राष्ट्र के उद्धार के प्रति है, राष्ट्र के कल्याण के प्रति है या राष्ट्र की मुक्ति के प्रति है, तो यह राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चेतना है या राष्ट्रीय भावना इसको कहेंगे। जहाँ तक बेनीपुरी जी का सवाल है, बेनीपुरी देशभक्त ही नहीं बल्कि सच्चे देशभक्त थे और किस प्रकार, हम तो मानते हैं कि वे योद्धा साहित्यकार हैं,
योद्धा इस मायने में कि कमरे में बैठकर उन्होंने राष्ट्रीय चेतना या देशभक्ति की भावना को उजागर नहीं किया रचनाओं के माध्यम से, बल्कि पूरी सक्रियता के साथ उन्होंने राष्ट्रीयता से संबद्ध अपने आप को संपृक्त किया। और कहा जाता है कि 30 से लेकर 1945 तक, माने 1930 से 1945 तक 10 बार वे जेल गए और 9 वर्षों तक वे जेल में रहे। यह मामूली बात नहीं है। हिंदी में ऐसे बिरले साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य सृजन के साथ राष्ट्रीय क्रांति में या फिर उस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। अभाव के बावजूद उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित किया। और वो कहा भी जाता है कि उनके लिए साहित्य सेवा और राष्ट्र सेवा या देश सेवा एक ही चित्र के या एक ही तस्वीर के। हजारीबाग जेल में रहते हुए उन्होंने 2 उपन्यास लिखे और है, कभी एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में कलम। कभी झंडा छोड़ा नहीं और कभी लेखनी रुकी नहीं। यह मामूली बात नहीं है और आजीवन उनकी सृजनात्मकता जारी रही। और देखिए कि जो व्यक्ति पत्रकार का जीवन इस तरह संघर्षमय व्यतीत करता है और जो जेल में इतने वर्षों तक रहता है, वह कैसे अपना समय निकाल लेता है लेखन के लिए। और उनकी जो ग्रंथावली है वो 8 खंडों में प्रकाशित है विभिन्न विधाओं में। और हिंदी साहित्य में जितनी विधाएं हैं लगभग सभी विधाओं में उन्होंने लिखा। राष्ट्रीयता की बात है तो अम्पाली की रचना हजारीबाग सेंट्रल जेल में हुई थी। नाटक अम्पाली जो उनका नाटक है। और इसी तरह जैसे इस जेल से उन्होंने कैदी और फिर तूफान जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया और वो भी पत्रिका हस्तलिखित पत्रिका का ये दोनों पत्रिकाएं हस्तलिखित है जिसका संपादन उन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल से किया था। और इसके अलावा जैसे कैदी की पत्नी या पतितों के देश में, ये दोनों उपन्यास हैं। इन दोनों उपन्यासों की रचना उसी जेल में हुई थी। यहाँ तक कि अम्पाली के साथ साथ जो उनका बाद का 54 में प्रकाशित है विजेता नाटक, उसकी शुरुआत भी उन्होंने उसी हजारीबाग सेंट्रल उस हजारीबाग। इसलिए उस जेल का कितना महत्व है। और देखिए क्या समर्पण है, क्या त्याग है साहित्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जीवन के प्रति। ये हम देखते हैं कि जेल में भी वह व्यक्ति शांत नहीं है और अपनी आवाज को पूरी जनता तक, पूरे भारतवासियों तक वह फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है, सचेष्ट है। ये हम देखते हैं। तो राष्ट्रीयता का भाव उसमें भी है, यहाँ तक कि जो विजेता नाटक है उसमें भी है। देखिए अम्पाली वो किस प्रकार अम्पाली को उन्होंने वारंगना से राजनर्तकी का स्वरूप प्रदान किया। और वह राजनर्तकी ही सिर्फ नहीं होती है बल्कि एक वीरांगना के रूप में जब अजातशत्रु का आक्रमण होता है वैशाली पर, तो वह युद्ध करने के लिए सशस्त्र वह तरंग क्षेत्र में उतरती है। तो एक स्त्री की भी क्या भूमिका हो सकती है उस राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको प्रतीकात्मक ढंग से अम्पाली के माध्यम से बेनीपुरी ने रखा। यहाँ तक कि महामात्य जो चेतक है, जो मुख्य पात्र है, वो भी उस अम्पाली नाटक का, वह कहता भी है कि वह कला व्यर्थ है जो मातृभूमि के संकट काल में काम न आए। इसलिए कला को किस प्रकार जीवन से, राष्ट्र से वे जोड़ते हैं कि आखिर साहित्य की सार्थकता क्या है, उसका क्या औचित्य है, उसका क्या मूल्य है। अगर वह जीवन से, राष्ट्र से अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो अपने आप में उसका कोई विशेष मूल्य नहीं। तो ये सारी बातें हैं, कहने के लिए तो और सारी बातें हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि विरले साहित्यकार ही हैं जो इन जैसे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी के जैसे, जो साहित्य भी सृजन कर रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। अभी बात हो रही थी राष्ट्रीय चेतना की। डॉक्टर राजेंद्र शाह जी हमारे साथ थे। दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर अजय कुमार जी से होगा। कुछ कृतियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके गेहूं और गुलाब निबंध संग्रह है बेनीपुरी जी की। उसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टाज में, रेखा चित्र में खास करके माटी की मूर्तें। अगर इन दोनों के बहाने हम बात करें तो आखिर वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं जो रामवृक्ष बेनीपुरी को अन्य रचनाकारों से इन्हें अलग करती है, भीड़ से अलग करती है, विशिष्ट बनाती है। बिल्कुल। देखिए, किसी भी रचनाकार की एक पहचान होती है जो किसी विशिष्ट उसकी कृति से या किसी जिस विशिष्ट विधा
को उसने समृद्ध किया है अपनी रचना के द्वारा, कि अपनी साहित्यिक कृति के द्वारा, उससे उसकी एक पहचान बनती है, जुड़ती है। राम वृक्ष बेनीपुरी से हम लोगों का एक विद्यार्थी के नाते, साहित्य के विद्यार्थी के नाते जो पहला परिचय हुआ है वो गेहूं और गुलाब उनके निबंध से हुआ है। और बाद में जैसे जैसे हम लोगों ने राम वृक्ष बेनीपुरी को और साहित्य को, कहना चाहिए कि और अधिक हम लोगों ने जाना, उनको पढ़ा, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे दिखी वो ये कि वो अपनी जमीन से और उनकी जो जड़ें हैं, बेनीपुर से, अपने गांव से, अपने अंचल से जुड़ी हुई, अपनी जड़ों से वो कभी कटते नहीं। और ये जड़ें ही उनको एक जमीन से जुड़े हुए साहित्यकार के रूप में, जिसमें जमीन से जुड़े हुए तमाम मूल्य जिनके अंदर समाहित है, और वे तमाम मूल्य उनके लेखन में भी दिखते हैं, चाहे वो लेखन उनके उपन्यासों में हो, नाटकों में हो। अभी प्रोफेसर साहब चर्चा कर रहे थे उनकी रचनाओं की, उनके नाटकों की, जिसमें स्वाधीनता की चेतना है, राष्ट्रीयता की चेतना है। ये चेतना जब तक आप भूमि से जुड़ते नहीं हैं, उनके मूल्यों से आप नहीं जुड़ते, तब तक ये चेतना आपके अंदर नहीं आती है। गेहूं और गुलाब एक उनकी प्रतिनिधि रचना को मान करके यदि हम उस पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि गेहूं और गुलाब को ये दो प्रतीक हैं। गेहूं उसके तन को पुष्ट करता है, उसके भौतिक भूख को मिटाता है, और गुलाब उसका जो मानस है उसके भूख को वो मिटाता है। तो जहां आपके लिए गेहूं आवश्यक है, वैसे आपके लिए गुलाब भी आवश्यक है। छठी की मूर्तें का प्रकाशन 1946 में होता है, और 1950 में, मैं भूल नहीं रहा हूं, तो 1950 में गेहूं और गुलाब का प्रकाशन हुआ है। माटी की मूर्तें की जो भूमिका लिखी है, छोटी सी भूमिका है, उसमें लेखक ने लिखा है, बेनीपुरी जी, कि ये माटी की मूर्तें क्या है। आप हर गांव में, किसी भी गांव में आप जाएं या अपने गांव को याद करें, तो गांव के किनारे किसी पीपल के नीचे या बड़ के नीचे कुछ मिट्टी के एक चबूतरे पर कुछ मिट्टी के पिंड होते हैं या प्रतिमाएं होती हैं, और प्रतिमाएं वो कोई देव प्रतिमाएं नहीं हैं। उनको किसी न किसी समय कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति रहे जिनसे प्रेरित होकर के लोगों ने एक पिंड बना दिया, और बाद में उन पिंडों में देवी देवताओं को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये देवी देवता के पिंड हैं या हमारे पूर्वजों के पिंड हैं, और उनकी पूजा करते हैं। अब वे पिंड इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो आप उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनके कोप से आप डरते हैं कि नहीं, मैं कुछ गलत करूंगा तो वो कुपित हो जाएंगे, मुझे श्राप दे देंगे, मुझे नष्ट कर देंगे। वे प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो इस हद तक चीजें जुड़ जाती हैं। तो ये इस रूप में उनका चित्रण वही व्यक्ति कर सकता है जो उस जड़ से जुड़ा हुआ हो, जिसकी जड़ें वहां हो। ठीक है, वे अपनी रचनाओं में देखिए, ग्राम का जो चित्रण एक कवि के रूप में या गद्यकार के रूप में जैसे नागार्जुन करते हैं, नागार्जुन की कविताओं में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि गांव और खेत उनकी कविताओं में बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। आप जब सरसों का चित्रण करेंगे तो लगेगा कि वो सरसों का तैलाक्त गंध वो आपकी नाकों में जा रहा है। उनकी ऐसी भाषा, सजीव चित्रण होता है, सजीव चित्रण। ये चित्रण आपको राम वृक्ष बेनीपुरी के यहाँ मिलेगा। बिल्कुल, नागार्जुन कविता में वो अपना भाव व्यक्त करते हैं, और राम वृक्ष बेनीपुरी गद्य में वो भाव व्यक्त करते हैं। सरसों के समुद्र में इनका एक निबंध है। हाँ, सरसों के समुद्र में छोटा छोटा है ना, छोटे छोटे चरवाहा। आप देखिए शब्द चित्र इस तरह के तमाम शब्द चित्र हैं, और बिल्कुल आपको उसमें गांव से, घर से जुड़े हुए रोपनी, उनका एक निबंध शीर्षक है, रोपनी शीर्षक से। और रोपनी में, गांव में कैसे रोपनी होता है, कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और कैसे बिल्कुल भाई की तरह, अपने आत्मीय की तरह पहले उनको अच्छे से भोजन कराया जाता है, तब उनको लेकर जाया जाता है। कैसे लोग गांव में
गीत गाते हुए इस कार्य को करने के लिए चलते हैं, ये तमाम चीजें बिल्कुल आपको इस तरह से जोड़ते हैं वेनीपुरी जी कि आप उनका साहित्य पढ़ते हैं तो लगेगा कि आप उस जमीन पर, आप उस माहौल में आप चले गए, तो जीवन से आप जुड़ते हैं और बिल्कुल सकारात्मक रूप से आप जीवन को लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। राम वृक्ष वेनीपुरी जी की जड़ें गांव से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने गांव को जिया है, महसूस किया है। गांव की खामी और खासियत दोनों इनकी रचनाओं में है। थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र शाह जी के साथ, तो उसमें जिक्र आया कि जेल में रहने के दौरान 8-9 साल जब ये जेल में रहे, कई कृतियां सामने आई। जेल में रहते हुए पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। मैं इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूँगा ताकि हमारे जो पाठक दर्शक हैं, देखने वाले, विशेष रूप से शोधार्थी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, मैं इसी सवाल को थोड़ा और आगे ले जाना चाहूँगा कि वो खासतौर से थोड़ा विस्तृत चर्चा करें, वो कौन कौन सी रचनाएं थीं और किस तरीके से उसमें राष्ट्रीय भावना चित्रित हो रही हैं। देखिए, अभी इससे पहले थोड़ी चर्चा कर दें कितनी आत्मीयता उनके शब्द चित्रों में है। जी, अभी सर इस पर चर्चा कर रहे थे। जी, और रूपा की आजी, जी, इसी में है आजी, ये रूपा की आजी दादी को कहते हैं। ठेठ शब्द है, आंचलिक शब्द है। और उसमें जो छोटे बच्चे का जो चित्रण है, वात्सल्य कहें या फिर ममत्व से भरा हुआ जो चित्रण है, वो तुतली तुतली बोली और चमकते हुए जो कैसे दूध मुहे दांत, आगे लिखते हैं कि हंसता तो यूरिया हो जाती और खिलखिलाता तो हरसिंगार झड़ने लगते। ये भाषा का जो कौशल है। मैंने बच्चा जब हंसता है तो लगता है कि हरसिंगार फूल है, छोटा फूल होता है, बहुत सुगंधित होता है, और वो झड़ता है, वो बहुत कम समय के लिए वह टिका होता है उस पर, वृक्ष में या फिर उस पौधे में। तो यह चमत्कार तो भाषा का तो है ही। और पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि सजीव चित्रण हो रहा है, सीधे गांव में चले जाते हैं। बिल्कुल वो जीवन से जुड़े हुए हैं, वो शब्द वे उनके निकल करके आते हैं तो वहीं से निकल करके आते हैं। राष्ट्रीयता की जहाँ तो पत्रकारिता से ही हम आरंभ करते हैं। जिस समय उन्होंने 15 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है अपने जीवन काल में, यह कम नहीं है। कुछ तो अंग्रेजों के प्रतिबंध के कारण पत्रिकाएं बंद हुई, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण पत्रिकाएं बंद हुई, यानी इस प्रकार विभिन्न कारणों से। और अंत में वो नई धारा का प्रकाशन वे कर रहे थे, उस समय उनका देहावसान हुआ। उसमें ये पत्रिका तो इतने जोरदार अभी भी चल रही है, ये नई धारा का प्रकाशन अभी भी हो रहा है। तो इतने जोरदार ढंग से जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय ब्रिटिश सत्ता भारतीयों के सहयोग से, यहाँ आर्थिक और फिर सैनिकों के सहयोग से युद्ध में सक्रिय थी। उन्होंने साफ खुलेआम लिखा था संपादकीय में भी कि एक पाई न एक भाई। देखिए, यह संक्षेप में कितनी बड़ी बात है। हम एक पैसा नहीं देंगे और एक सैनिक, एक भाई से मतलब यह है एक सैनिक नहीं देंगे, मतलब किसी प्रकार का आर्थिक या सैन्य सहयोग भारत की ओर से नहीं होगा, क्योंकि इससे और भारत कमजोर होते जा रहा था। इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होते जा रही थी। और दूसरी बात, वाहवाही लूटने वाले ब्रिटेन और भारत के संसाधनों पर वो युद्ध लड़ा जा रहा था। तो इसलिए इस पर भी उन्होंने खुलेआम लिखा। और राष्ट्रीयता की देखिए, इनकी कहानी है चिता के फूल, कहानी संग्रह। चिता के फूल की पहली ही कहानी है चिता के फूल, पहली कहानी है। उस संग्रह का नाम भी चिता के फूल, पहली कहानी भी चिता के फूल, एकमात्र कहानी। इसमें जो रामू है, रामू देखिए कि गांव देहात का वह किशोर या कहें कि युवक, पूरी तरह युवक भी नहीं है और किशोर का भी रूप उसमें निहित है। तो यही अवस्था उसकी है रामू की। जब सुनता है कि किस प्रकार गांधी को गिरफ्तार किया गया या फिर उसके साथ जवाहरलाल नेहरू भी गिरफ्तार हुए, तो इसी क्रम में उसका ये राष्ट्रीय भावना उसके मन में इस तरह उमड़ पड़ती है कि वह घर छोड़कर चला जाता है। और घर छोड़कर चला जाता है, देखिए कि फिर बाद में चलकर वह शहीद भी होता है अंत में। कि किस प्रकार की राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना उसमें है, कैसे गुलामी से मुक्ति मिले, यह चेतना जैसे उसके मन में अभी ही व्याप्त है। और वो जेल का परिवेश है, उसके कारण वो बीमारी से आक्रांत होता है, अंत वो बच नहीं पाता है। तो इस तरह की स्थिति राष्ट्रीयता के संदर्भ में अगर हम देखें
तो जो स्थिति बेनीपुरी की थी, पारिवारिक स्थिति, देखिए यह सबके बस की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हर कोई इतना त्याग नहीं कर सकता है, और प्रसाद ने तो लिखा ही थी कि त्याग का दूसरा नाम महत्व है। तो त्याग, जिसमें कितना बड़ा त्याग था, संस्मरण आया है, उन्होंने इसका संस्मरण जैसे मुझे याद है ना, जल जीवन की घटनाओं का भी चित्रण है। फिर पत्रकार जीवन के 35 वर्ष जो पत्रकार जीवन था उसकी मुझे याद है। इसमें मुख्य रूप से जो आंदोलन में उनकी सक्रियता थी, जो जेल जीवन था उसकी भी, ग्रामीण परिवेश की भी, इसकी भी चर्चा। अच्छा, जैसे कैदी की पत्नी, उन्होंने जो उपन्यास लिखा, उनके 2 उपन्यास हैं, पतितों के देश में और कैदी की पत्नी। अब कैदी वो स्वयं हैं जी, हजारीबाग जेल में रह रहे हैं, और पत्नी उनकी पत्नी है जी, अपनी पत्नी तो ये जो संस्मरणात्मक जो उपन्यास कथात्मक उपन्यास है, वही पत्नी बाहर हैं वर्षों से, और सारी जिम्मेवारियां संभाल सर चर्चा कर रहे थे कि अभावग्रस्त था उनका परिवार। बिल्कुल। और एक दिन की घटना है, कह के गए कि हम आ रहे हैं पैसे लेकर या सामान की खरीदारी करके, और इधर पत्नी को प्यार से रानी कहते थे बेनीपुरी, और चूल्हा जल रहा है और पानी उबल रहा है, और प्रतीक्षा करते करते बेनीपुरी नहीं आते थे, और वह उस पानी को चूल्हे में डालकर चूल्हे को बुझा दिया जाती थी। देखिए कितना अभाव, कितना त्याग, यह है इतना साहस, इतना त्याग करने का भाव कि वह राष्ट्र के लिए, देश के लिए इतना करे, अपने लिए तो कर नहीं पाता है इतना त्याग। और आजीवन ये संघर्षरत रहते हुए भी जिसे लिखने का भी अपना समय निकाल लिया। बिल्कुल, अभाव के साथ इनकी लेखनी भी जारी रही। आपने कहा भी कि एक हाथ में कलम है और एक हाथ में ये आजादी की लड़ाई का झंडा, एक हाथ में। हमारे पास समय अभी और है, मैं बहुत कम समय में संक्षेप में मैं डॉक्टर अजय कुमार जी से जानना चाहूंगा कि इनकी भाषा की बात होती है, ठेठपन की बात होती है, गांव के प्रतिबिंब सब सजीव रूप से आते हैं यहाँ पे, तो इनकी भाषा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा, जिस तरह से वो स्वयं जमीन से जुड़े हुए थे, गहरे जुड़े हुए थे, और अपने जनपद से जुड़े थे, अपने गांव से जुड़े थे, गांव की मिट्टी से जुड़े थे, बिल्कुल उसका प्रभाव इनकी भाषा पर है जी। एकदम बोलचाल की भाषा इनकी है, भावाभिव्यक्त करने वाली, कई सारे शब्द बिल्कुल पारदर्शी, आपने भी जिक्र किया रोपनी, और बिल्कुल पारदर्शी भाषा है। आपको इनके साहित्य को पढ़ने के लिए आपको किसी कोश को पलटने की आवश्यकता नहीं है जी। जिस प्रकार भाषा का जो सबसे बढ़िया गुण होता है वो प्रसाद गुण है ना। जैसे सूखे वस्त्र में आप सूती वस्त्र पर जल डालें तो तुरंत जल को सोख लेता, फैल जाता है। आप उनकी पंक्तियों को पढ़ते जाइए और भाव आपके अंदर बिल्कुल स्पष्ट होते चले जाएंगे, तो आप आनंद लेते हैं। गांव से, जीवन से जिस विषय का चित्रण करते हैं उस विषय से संबंधित शब्दावली अनायास उनके लेखन में चला आता है। वो सप्रयास लाना नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सहज रूप से वे शब्द चले आते हैं। भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्द। अब गांव, यदि रोपनी की बात चल रही हो तो उसमें बिहन के भी शब्द आएंगे, हलवाहे के भी शब्द आएंगे, जोत के भी शब्द आएंगे। मंगर जो है उसमें किस प्रकार मात्र 2-2, 3-3 शब्द का वाक्य है, बिल्कुल, और पूरी व्यंजना छोटे छोटे वाक्य है, छोटे छोटे वाक्य, लंबे लंबे वाक्य नहीं। और उसी से सामासिक पदावली इनके यहाँ आपको नहीं मिलेगी, तो उसमें छोटे छोटे वाक्य बिल्कुल प्रसाद गुण संपन्न, आसानी से समझ में आ जाने वाले, और उतने ही प्रभाव व्यंजक। बिल्कुल, ये प्रभाव व्यंजना इनकी भाषा की बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, भाषा ही किसी रचनाकार को आम पाठकों के बीच ले जाती है और लोकप्रिय बनाती है। भाषा का हमने महत्व को जाना और सुना डॉक्टर अजय कुमार जी से। मुझे पूरा यकीन है कि इस परिचर्चा से निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे, खास करके हमारे शोधार्थी जो रामवृक्ष बेनीपुरी पर शोध कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। हिंदी साहित्य प्रेमी सभी प्रभावित हुए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे। इस परिचर्चा में आने के लिए, इसे सफल और सार्थक बनाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर राजेंद्र साहब को। मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अजय कुमार जी को, और साथ ही साथ मैं सभी दर्शकों को साधुवाद देता हूँ कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।